वेलकम टू श्री एकेडमी। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो ये आज जो हमारी क्लास होगी या मैं किस लिए आई हूँ यहाँ पे, आज जो हम यूजीसी नेट के जो इंग्लिश का पोर्शन है यानी कि यूजीसी नेट इंग्लिश के जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि दिसंबर का जो एग्जाम होना है, अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या आता है। सिलेबस तो ईजिली हमें मिल जाता है, जैसे मैंने सामने लिखा हुआ है कौन कौन सी यूनिट है। 10 यूनिट्स आपकी जो है या इंग्लिश का जो पोर्शन है उसकी आती है, और 10 यूनिट्स जो है जो कॉमन पेपर है उसकी। लेकिन आज की जो वीडियो में हम सिर्फ जो है अपने इंग्लिश के पोर्शन पे ही काम करेंगे, यानी उसकी 10 यूनिट की जो है डिस्कशन करेंगे। तो गाइस, अगर आप जो है चाहते हो कि आपका दिसंबर का एग्जाम क्लियर हो जाए, दिसंबर में जो होने वाला है नेट का एग्जाम, अगर वो क्लियर हो जाए तो उसके लिए आपको जो है स्ट्रेटजी को बनानी पड़ेगी, एक पूरा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि आप इस एग्जाम को इजीली कैसे क्लियर कर सके। क्योंकि अगर आपको इसकी डेप्थ का नहीं पता, आपको इसके स्टाइल का नहीं पता कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको जो है क्लियर नहीं कर सकते। तो सभी हमारी जितनी भी यूनिट है यानी कि 10 यूनिट्स की किस यूनिट की कितनी वेटेज है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हमें जो है पता होना चाहिए। और जो प्रेजेंट के अंदर जो स्टाइल है या पैटर्न जो है कैसे चेंज कर रही है यूजीसी नेट, उसके बारे में अगर हमें पता हो तो हम जो है इजीली एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। गाइस, कुछ लोग कहते हैं कि ये एग्जाम बहुत टफ है, कुछ कहते हैं कि ये जो है 1 महीने की तैयारी में हो जाता है। जैसे हर एग्जाम के बारे में होता है उसी तरह से यूजीसी नेट के बारे में भी है कि ना तो ये टफ है ना ही ये इजी है। हर एग्जाम जो है वो वेल प्लान्ड होके ही किया जाता है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है किसी भी एग्जाम की कि भाई इसके अंदर सिलेबस क्या है या उसकी हर जो है मेजर और माइनर चीजों का आपको पता है, तो आप जो है उस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आप जो है कोई छोटा एग्जाम है और उसको जो है प्लान करके नहीं करते हो तैयारी, तो आप उसको भी नहीं क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जाम छोटा हो या बड़ा हो, उसको जो है वेल प्लान होके ही जो है एग्जाम क्लियर किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कि इसके अंदर यूनिट क्या है, कौन कौन सी यूनिट है, तो उनकी बात कर लेते हैं। जैसा मैंने लिखा है कि ये यूजीसी नेट इंग्लिश का सिलेबस आपके सामने, इसमें जो है 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स हैं। सबसे पहले हमारी ड्रामा है, पोइट्री है, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शन और प्रोज है, यानी कि 4 यूनिट ये हो गई आपके सामने। और जो है फिर जो है 5th यूनिट पे आ जाते हैं। तो 5th यूनिट आपकी लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट, थ्योरीज एंड पेडागोजी, इंग्लिश इन यूज। फिर जो है नेक्स्ट है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर, यानी इंग्लिश का जो है कैसे हिस्ट्री आई है, यानी कि इंग्लिश कैसे बनी है, इंडिया के अंदर कैसे यूज हुई है, उसके बारे में है। और जो है नेक्स्ट पे आ जाता है 7th जो आपकी यूनिट है वो कल्चरल स्टडी है, और लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, और रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। तो ये जो है आपकी 10 यूनिट्स हैं। तो आपको जो है ये पता होना चाहिए कि 10 यूनिट्स में जो है किसको कितनी वेटेज है, आप इनको कैसे तैयार करें और जो है कितना तैयार करें। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके अंदर जो सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट है, या यूनिट वाइज लेते हैं। तो गाइस, अगर हम इनकी बात करें, इस एग्जाम की बात करें या इस जो आपके सामने यूनिट है इनकी बात करें, तो ये 4 जो यूनिट है आपके सामने, ये जो फर्स्ट जो है 4 यूनिट है, इनमें से अगर मैं मोटा मोटी बता दूं आपको तो 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। फिर आपका जो बच गया यानी यूनिट के बाद नेक्स्ट जो बचा है, जो इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट इसके अंदर, इनके अंदर जो है जिसमें आपका जो है कल्चरल स्टडी आ गया, क्रिटिसिज्म आ गया, और जो है लिटरेरी थ्योरी एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर। ये अगर इस यूनिट की बात करें यानी ये 3 यूनिट्स की बात करें तो इसमें से जो है 30 और 35 क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी अगर हम टोटल बात करें कि जो आपकी फर्स्ट यूनिट है यानी जो फर्स्ट 4 यूनिट है, इसमें आपको जो है 30 से 35 क्वेश्चन बनते हैं। और जो ये 3 यूनिट है यानी 7th है, 8th और 9th यूनिट है, इसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन बन जाते हैं। यूनिट चाहे कोई सी भी हो, हर यूनिट में से इजी से मॉडरेट लेवल बनता है क्वेश्चन का, यानी कि चाहे ये 4 यूनिट हो फर्स्ट या ये जो है 3 यूनिट हो, इन सब में जो 30 से 35 अगर हम मोटा मोटी भी मान के चले तो दोनों यूनिट में से 65 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं, 60 to 65 क्वेश्चन बन जाते हैं। अब आपके पास बच गया 35, क्योंकि टोटल जो है आपका जो 100 का जो क्वेश्चन बनते हैं तो आपके 35 क्वेश्चन बच गए। अब 35 का क्या है, तो जो ये यूनिट बच गई है यानी इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, इवोल्यूशन एंड फ्यूचर, और जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मटेरियल इन इंग्लिश, और इंग्लिश बेसिक कंसेप्ट एंड थ्योरी, यानी जो आपकी जो है 5th यूनिट है, 10th है और जो है 6 यूनिट है। ये जो 3 यूनिट बच गई हैं, इसमें इनमें से जो है 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। और जो 10 क्वेश्चन बच गए, अब 10 क्वेश्चन का जो है कॉम्प्रीहेंशन बनता है, यानी 10 क्वेश्चन में आपका क्या बन जाता है, 10 क्वेश्चन में अगर बात करें तो कॉम्प्रीहेंशन बनता है। और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो भी इसके अंदर यानी 2 से 3 कॉम्प्रीहेंशन आराम से पूछे जाते हैं। तो ये एक हम कह सकते हैं कि क्राइटेरिया या जो है इस तरह से डिवाइड किया गया है। देखो गाइस, ये एग्जाम में नहीं बताया जाता या ऑफिशियली ऐसे नहीं बताया जाता कि इतने मार्क्स का रहेगा। ये हमें कैसे पता चलता है, जब हम प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, तो उसमें हमें पता चलता है कि हमारे इस पोर्शन में से ये रहता है। जैसे अभी मैंने ये बताया आपको कि हर यूनिट यानी मैंने 3 एक किस्म से यूनिट बना दी है इस 10 यूनिट की। तो फर्स्ट एक यूनिट हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट 4 है यूनिट है ये हो गई। फिर आपकी ये जो 20 की मैंने 3 ये सेकंड यूनिट इसको मान लेते हैं हम अपनी तरफ से, जैसे हमने मार्क्स का डिवीजन किया है इस हिसाब से। और आपके जो 2 यूनिट बच गई हैं यानी कि आपकी ये है
3 यूनिट और बच गई, इनमें से 25 क्वेश्चन बन रहे हैं, जिनमें से ये आपकी जो है 3rd यूनिट बन गई और 4th यूनिट आप कह सकते हो कॉम्प्रीहेंशन है। यानी आप पूरे पेपर को जो है 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो आप इनको जो है हर एग्जाम के अंदर, यानी जैसे हर यूनिट के अंदर आपको जो है इजी से जो है टफ लेवल मिलेगा, यानी कुछ क्वेश्चन इजी होंगे, कुछ जो है मॉडरेट होंगे, कुछ जो है टफ होंगे। अब ये आपको देखना है कि आप क्या तैयार करेंगे। देखो गाइज, आपको जो है मास्टरी हासिल नहीं कर रही, आपको एग्जाम क्लियर करना है। थोड़ा सा मैं वैसे बता दूं, इसके अंदर जैसे मैंने बता तो दिया है, वैसे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में और हर क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से आपके पास 200 मार्क्स का जो है आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है यानी कंसर्न सब्जेक्ट है वो बन जाता है। और 50 मार्क्स का जो है फर्स्ट रहता है, उसकी बात अभी नहीं करेंगे, उसकी फिर किसी क्लास के किसी वीडियो के अंदर करेंगे हम। तो ये आपका जो है 200 मार्क्स का जो है ये पेपर रहेगा, यानी आपका कंसर्न सब्जेक्ट 200 मार्क्स का रहेगा, क्वेश्चन आपको 100 मिलेंगे। तो अब जो है आपको किस तरह से तैयार करें, क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो गाइस, अगर हम जो है इनकी बात करें, जो आपकी यूनिट है, जैसे आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे होगे, हमारे एग्जाम के अंदर हम कहते हैं कि इंडियन राइटिंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो कहीं इंडियन राइटिंग नहीं लिखी है, कहीं अमेरिकन नहीं लिखा, कहीं वर्ल्ड लिटरेचर नहीं लिखा हुआ, तो फिर ये जो है क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, या फिर ये एग्जाम में कहाँ है जब इनको मेंशन नहीं किया गया। तो देखो, ये जो सिलेबस का जो क्राइटेरिया बनाया गया है या जिस तरह से डिवीजन किया गया है, वो इन्होंने ड्रामा ले लिया, पोइट्री ले ली, फिक्शन और शॉर्ट स्टोरी ले ली, नॉन फिक्शन और प्रोज ले लिया। यानी चारों यूनिट में आपको जो भी इंडियन राइटिंग हो, उसमें जितनी पोइट्री आती है वो सारी इस पोइट्री के अंदर आ जाएगी, अमेरिकन पोइट्री है वो इसी के अंदर आ जाएगी। यानी कि अगर जो है इंडिया में किसी ने फिक्शन लिखा है, नॉवल वगैरह लिखा है, नॉवल है, नोवेला या फिर शॉर्ट स्टोरी है, तो जिसने भी, चाहे वो इंडियन राइटर हो, चाहे वो ब्रिटिश राइटर हो, चाहे वो अमेरिकन हो या वर्ल्ड लिटरेचर हो, तो वो सभी जो है इसके अंदर पूछा जाएगा। इसी तरह से नॉन फिक्शन जो एसेज वगैरह होते हैं वो सब जो है इसके अंदर आएंगे, यानी कि वो किसी भी कंट्री से रिलेटेड हो सकता है। तो सेपरेट उसको मेंशन नहीं किया जाता कि आपको जो है इंडियन राइटिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे या मतलब इंडियन राइटिंग का पोर्शन कहीं दे रखा है, तो स्पेशल मेंशन नहीं किया जाता है। इन्हीं 4 यूनिट में जो है अच्छा खासा जो है सिलेबस डाल दिया जाता है उन्हीं चीजों का। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे मैंने कहा ना, हर जो यूनिट है मैंने 3 पार्ट में इसको बांटा है, तो हर पार्ट से जो है इजी से जो है टफ लेवल बनता है। तो गाइस, इसमें जो है क्वेश्चन आजकल जो टफ हो रहे हैं, यानी कि इनका जो वे ऑफ आस्किंग है की वजह से जो है हमारा एग्जाम थोड़ा सा टफ लेवल की तरफ बढ़ रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि यूजीसी नेट ही अकेला टफ है, सारे एग्जाम टफ है। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो चीजें जो है टफ होती चलती है, क्योंकि कॉमन चीजें जो है बार बार पूछी नहीं जा सकती और वो पूछ के कॉमन कर दी गई है, तो वही क्वेश्चन तो सेम रिपीटेशन में नहीं आ सकते। अब जो है इन 4 यूनिट की बात करें या जो आपके कल्चरल स्टडी की बात करें, तो पहले हम 4 यूनिट की बात कर लेते हैं। इन 4 यूनिट के अंदर आपका जो है ब्रिटिश लिटरेचर आएगा। ब्रिटिश लिटरेचर को आप कह सकते हो कि आपका जो है ये 70% के आसपास जो है ब्रिटिश लिटरेचर रहता है, लेकिन 65 to 70% जो है सिलेबस जो आपका ये ब्रिटिश लिटरेचर का रहता है। इसी के अंदर जो है इंडियन राइटिंग भी आती है, अमेरिकन राइटिंग भी आती है, और जो ब्रिटिश लिटरेचर है उसके क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है जैसे क्वेश्चन आते हैं, यानी डायलॉग से रिलेटेड आते हैं, थोड़ा सा जो लिटरेचर है वो डेप्थ में चला जाता है, क्योंकि ब्रिटिश लिटरेचर को हम नॉर्मली हर क्लास में पढ़ते हैं, टीजीटी पीजीटी हर जगह हम उसको पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमारे लिए कॉमन हो चुकी होती हैं। लेकिन अगर यूजीसी नेट की बात करें तो इसमें जो है डायलॉग से रिलेटेड आते हैं, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आते हैं क्वेश्चन, यानी कि हर तरह के क्वेश्चन इसके अंदर डाला जाता है, जिससे जो है हमारे जो एग्जाम का जो पॉइंट है वो जो है टफ हो जाए। इसमें से जैसे मैंने कहा ना कि इसमें आपको अमेरिकन भी मिलेगा, इसी के अंदर आपको इसमें जो है इंडियन राइटिंग भी मिल जाएगी। अब मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगी कि आजकल का जो नया पैटर्न है वो क्या चल रहा है, यानी हर चीज जो है हर वर्ल्ड का जो जितना भी ऑस्ट्रेलियन है या चाहे वो कम क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन पूछे जाते हैं इसी पोर्शन के अंदर। अब जो आपका जो ये है कल्चरल स्टडी है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, आपका जो है थ्योरीज वगैरह है, तो इसके अंदर जो है जितना भी इज्म होता है, न्यू जैसे हम यूं कहे क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता है, यानी कि जो है न्यू क्रिटिसिज्म है, फेमिनिज्म है, मार्क्सिज्म है, तो ये सभी जो इज्म जितने भी इज्म है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। लिटरेरी थ्योरी, पोस्ट वर्ल्ड वॉर थ्योरी जितनी भी है, आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड हो एक आदि इस तरह की थ्योरी, जितने भी मूवमेंट्स हैं वो सभी आते हैं। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट है या फिर जो है येल क्रिटिक्स है, इन सब की चीजें हैं, यानी कि आपके जितने भी मॉडर्न जो क्रिटिक्स है जो या जो है क्लासिकल क्रिटिक्स है, उन सब से रिलेटेड इन सब में जो है क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि इजी से जो है टफ लेवल रहेगा हर जगह, तो यहाँ जो है उनकी बुक्स वगैरह उन्होंने जो है कोई थ्योरी दी है, उन्होंने कोई कॉन्सेप्ट दिया है, उस कॉन्सेप्ट का जो डिटेल में भी क्वेश्चन आते हैं, यानी डेप्थ के क्वेश्चन भी आते हैं। ये ऐसे हल्के क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई ये बुक आई है तो ये किसकी बुक है, राइटर का नाम पूछ लेते हैं, या फिर जो उसकी पब्लिशिंग डेट है, इस तरह के। यानी हर पॉइंट से जो है डेप्थ के क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है और जो है मॉडरेट क्वेश्चन भी है, हर तरह का क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे जो है इस यूनिट के अंदर ये है कि इंग्लिश जो है इंडिया के अंदर कैसे आई, उसका जो है इंग्लिश
का जो है इवोल्यूशन कैसे हुआ इंडिया के अंदर, यानी वो जो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो पूरा इसमें से क्वेश्चन रहता है। अब जो आपका बेसिक कंसेप्ट है थ्योरीज एंड पेडागोजी इन इंग्लिश, तो ये जो है गाइस ये भूल मत करना कि जो पेडागोजी है वो इतनी ऐसे नहीं आती जो हम सीटेट वगैरह के एग्जाम में देखते हैं या जो हम अदर एग्जाम में देखते हैं, क्योंकि जो लेवल होता है लेवल एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है। अब लेवल हमारा जो है नेट का है तो उसके अंदर सीटेट की या जो है अदर एग्जाम का जो है लेवल कैसे पूछा जा सकता है, तो जो है चॉम्स्की के या उसके डेप्थ में जाते हैं तो वो सभी जो है इसके अंदर जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हमारा जो लास्ट यूनिट रह गई है जैसे रिसर्च है, मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश, ये जो है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता जो आपके फर्स्ट यूनिट से भी है, क्योंकि वहां पे भी रिसर्च मेथोडोलॉजी आती है कॉमन पेपर के अंदर। लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है वो जनरली पूछी जाती है, लेकिन यहाँ प्रॉपर वे से जो है कुछ लोग कहते हैं कि आपने वो तैयार कर ली तो ये तैयार हो जाएगी, लेकिन गाइस दोनों में बड़ा डिफरेंस है। वो जनरल वे में पूछी जाती है, जनरली जो आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है वो उसके अंदर जो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये जो है प्रॉपर वे से इंग्लिश का जो रिसर्च है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो है आपका फर्स्ट कॉपी जो है उसको फर्स्ट कॉपी होती है या जो है बेस कॉपी बोलते हैं, यानी कि जो इंग्लिश की रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो इस यूनिट के अंदर आते हैं। तो हाँ, कुछ बेसिक चीजें आप वहां से मैच कर सकते हो, वो आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ा बहुत समझने के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है इंग्लिश से रिलेटेड ही रहेगा यहाँ पे कि इंग्लिश के अंदर रिसर्च कैसे कैसे होती है। तो बिब्लियोग्राफी है, बायोग्राफी है, इस टाइप की बहुत सारी चीजों का यूज करके हम रिसर्च मेथड अपनाते हैं इसके अंदर इंग्लिश के अंदर। तो गाइस ये तो हुआ हमारा सिलेबस कि भाई ऐसे ऐसे ये जो है इस तरह से इसको पार्ट बने हुए हैं। और जो कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं एक छोटी सी और बात कर लेती हूँ, जो आपका कॉम्प्रीहेंशन है, कॉम्प्रीहेंशन मैंने कहा कि अगर हम लास्ट के देखें 91 से लेके 100 तक लास्ट में आपको कॉम्प्रीहेंशन मिलता है, और ये जो है मतलब बाकी जो बचा वो कॉम्प्रीहेंशन है। तो कॉम्प्रीहेंशन के जो है ऐसा नहीं है कि एक ही कॉम्प्रीहेंशन होता है, 2 से 3 जो है कॉम्प्रीहेंशन डाल देते हैं, और वो पोइट्री के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो प्रोज की फॉर्म में भी हो सकते हैं, और वो अनसीन होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर बुक वगैरह से नहीं होते, वो कहीं से भी होते हैं। कभी कभी जो हमारे ब्रिटिश राइटर के या जो ये जो पोर्शन है इसमें से किसी राइटर की चीजों को उठा के उसके वर्क को उठा के उसमें से भी बना देते हैं, लेकिन नॉर्मली पता नहीं चलता कि ये कहाँ से लिया गया है। यानी कि फर्स्ट 4 यूनिट को अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यानी कि सब्जेक्टिव वे में पढ़ा कह सकते हो आप, तो आपका जो है ये पोर्शन जो है क्लियर हो जाएगा फर्स्ट 4 यूनिट से, कॉम्प्रीहेंशन भी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मोस्टली अनसीन ही आता है ये। तो ये तो हुआ सिलेबस। अब आजकल जो पैटर्न चला हुआ है वो क्या चला हुआ है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो गाइस यूनिट कोई भी हो, चाहे मैंने आपके जो फर्स्ट 4 यूनिट बताई उनके बारे में हो, या लास्ट की जो 3rd यूनिट है उनके बारे में हो, या मैंने बीच की जो कुछ निकाली जिसमें 25 क्वेश्चन के आसपास बन जाते हैं, तो उनकी बात हो। लेकिन अगर हम ये बात करें कि हमारे जो यूनिट कोई भी हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में पूछे जाते हैं, तो सिंपल ये भी हो सकता है कि भाई इस राइटर की बुक बता दो, ये कैरेक्टर कौन सी बुक में है, या जो है ये कैरेक्टर जो है कहाँ से है, कौन सी बुक से है, किस राइटर से बिलोंग करता है। तो ये टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, ये नहीं कि सारे ही टफ आते हैं, तो हर तरह का क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर हम बात करें तो आजकल जो नया पैटर्न चला हुआ है उसके अंदर जो है क्वेश्चन कैसे हैं, तो एक तो जो है मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन अगर हम देखें तो 7 से 10 क्वेश्चन है, 7 to 10 क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग से पूछे जाते हैं। यानी वो मैच द फॉलोइंग क्या हो सकती है, वो आपकी जो है जो राइटर होता है उसके जो बुक्स का जो है मैचिंग करवा सकते हैं, उसका जो है उसकी किसी पब्लिशिंग, उसकी बुक की कोई पब्लिशिंग डेट है उसकी मैचिंग करवा सकते हैं, या फिर जो है उनके बुक से रिलेटेड, उनके कैरेक्टर से रिलेटेड, यानी हर तरह के क्वेश्चन जो है मैच द फॉलोइंग के अंदर आते हैं। दूसरी टाइप की अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्रोनोलॉजिकल जो क्वेश्चन है वो आजकल बड़े पूछे जा रहे हैं। ये भी करीब करीब जो है 7 to 10 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल। और ये क्रोनोलॉजिकल जो है क्या है, अब इसमें क्या है, पहले क्या थी क्रोनोलॉजिकल में क्या होता था कि एक राइटर की बुक उठाई 4-5 और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवाते थे, या फिर जो है इस टाइप की कि भाई 2-3 राइटर की उठा ली उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते थे। अब क्या है कि कोई राइटर जो है ब्रिटिश का उठा लिया, कोई राइटर जो है क्रिटिसिज्म से उठा लिया, या फिर जो है एज अलग अलग डिफरेंट एज के राइटर उठा लिए, कोई जो है एलिजाबेथन ईयर से ले लिया, कोई मॉडर्न ईयर से ले लिया, या किसी और ईयर से, ऐसे बताते नहीं है, लेकिन उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपको यूनिट तो वैसे ड्रामा पोइट्री ऐसे दी गई है, लेकिन आपको हिस्ट्री वाइज जो है टोटली उसको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए नहीं छोड़ा अब इन्होंने, इस तरह से क्वेश्चन बनाने लगे हैं। यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की अगर हम देखें रिसेंटली जो हमारे अभी पेपर हुए हैं तो इनको अगर हम देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन है कि एक राइटर जो है किसी दूसरी एज से बिलोंग करता है और दूसरा राइटर जो है किसी तीसरी या चौथी एज से बिलोंग करता है, या कोई जो है क्रिटिक्स उसमें डाल दिया है, तो उनको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगवा रहे हैं। तो ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और ये जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की वजह से जो है चीजें थोड़ी सी टफ हो जाती हैं, क्यों, इसलिए जो है इसमें जो है 7 से 10 और अगर 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो अपने आप में ये अपनी डिफिकल्टी की ओर बढ़ रहा है हमारा एग्जाम। अब
अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कैसे रहते हैं, असर्शन एंड रीजनिंग जिसको कहते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। और ये जो है असर्शन एंड रीजनिंग, ये जो है चाहे आपका ब्रिटिश लिटरेचर हो यानी कि ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शन ये यूनिट हो, या आपका क्रिटिसिज्म हो, लिटरेरी थ्योरी हो, तो उसमें से भी क्वेश्चन रहते हैं और अच्छे खासे लेवल के रहते हैं। क्योंकि गाइस ये ही चीजें होती है, ये टाइप जो होती है, ये एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्टी की तरफ लेके जाती है। यानी आपको जो है उस टॉपिक के बारे में पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप असर्शन और रीजनिंग लगा सकते हो। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने का पैटर्न बन गया है। और जैसे दूसरी जो अलग एक और टाइप है जिसको हम स्टेटमेंट के क्वेश्चन बोलते हैं, तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना होता है। ट्रू और फॉल्स के ऊपर भी जो क्वेश्चन है कि ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, इसी तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिसको हम नॉर्मली कह सकते हैं। तो अगर असर्शन रीजनिंग के कह लीजिए या फिर जो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कह लीजिए, सभी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से जो है डेप्थ के होते हैं। यानी आपको जो है जो आपका पॉइंट है, चाहे वो ड्रामा, पोइट्री या इन सब से रिलेटेड हो या क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, इन सब से रिलेटेड हो, तो आपको जो है अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अपर लेवल से ये जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं होते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन जो है वो 3 से 5 पूछे जाते हैं, नॉर्मली 3 से 5 मिल जाते हैं। और इसी तरीके से ये है 4 से 5 क्वेश्चन ये भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको जो तैयार करना है वो इस तरह से तैयार करना है कि मतलब कि कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो। अगर आप जो है कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाते हैं तो हल्के क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। तो ये है। अब इसके अंदर जो आजकल जो चला हुआ है कि भाई हमारा जो है एग्जाम में कौन कौन से राइटर आपको नॉर्मली चीजें मिलती हैं या आपको तैयार करनी होंगी, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो रिसेंटली पूछी गई हैं। एक और मैं बात बता दूं आपको, जैसे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इंडियन राइटिंग के ऊपर। गाइस अगर हम इंडियन राइटिंग की बात करें तो इस जो यूजीसी नेट है इसकी प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता कि ये जो है क्या पैटर्न को फॉलो करेंगे। हम सभी जो है गैस लगाते हैं कि ये चीज है, वो चीज है। यानी आप जो है अगर ये मान के चलते हो कि भाई पिछले एग्जाम में ये चीज ज्यादा आई हुई है तो मैं इसको जो है तैयार कर लूं और दूसरी चीजों को छोड़ दूं। आपको चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है लेकिन सारी चीजें पढ़नी है, यानी कि 10 की 10 यूनिट में से आपको गो थ्रू होना है। अगर आप ये सोचते हो कि पिछले पैटर्न को देखो, प्रीवियस एग्जाम को देख लो और फिर आप जो है डिसाइड करो कि ये पोर्शन जो है ज्यादा पूछा गया है तो मैं इसी को तैयार करूं और जो नहीं पूछा गया है उसको थोड़ा सा स्किप कर सकता हूं। तो ये जो है जैसे मैं आपको बता रही हूँ इंडियन राइटिंग के बारे में। इंडियन राइटिंग का जो है 18 से पहले शायद ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता था, 2018 से पहले, क्योंकि इससे पहले जो है हमारे स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि इंडियन राइटिंग भी कोई चीज है, कि इंडिया में भी किसी ने इंग्लिश में लिखा है। तो आपको जो है इंडियन राइटिंग के क्वेश्चन जो है 18 से आने शुरू हुए, 2018 से आने शुरू हुए। पहले जो है इन्होंने 2-3 करके बढ़ाया। अब अगर हम बात करें 2022 के पेपर की बात करें, अगर हम 2022 के पेपर की बात करते हैं तो हम इसके अंदर जो है जो मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो है 16 to 17 क्वेश्चन जो है इंडियन राइटिंग के बना दिए थे। तो अभी सबको लगा होगा, अभी जिसने इस पेपर को एनालिसिस किया है उसको लगा कि इंडियन राइटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम इसको करें, क्योंकि ये 16 to 17 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं। लेकिन अगर जो है इसी की जो है इवनिंग शिफ्ट को देखें, इसी की इवनिंग शिफ्ट को देख ले तो उसमें से 5 क्वेश्चन बनाए सिर्फ इंडियन राइटिंग में से इन्होंने। तो इनका कोई जो है प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि भाई हमने इंडियन राइटिंग कर ली। ये जो है 6 महीने में जो पेपर होते हैं, क्योंकि हर 6 मंथ बाद जो है आपका यूजीसी नेट का पेपर होता है, तो इसका प्रेडिक्शन कैसे हो सकता है जब आप मॉर्निंग इवनिंग का नहीं कर पा रहे हो। मॉर्निंग में 16 to 17 क्वेश्चन पूछा है और जो है इवनिंग के अंदर सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे हैं, तो एकदम से जो है दूसरी चीज को इसने बढ़ा दिया होगा। तो मेरा जस्ट, और अगर 2023 की बात करें जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, इसमें जो है 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंडियन राइटिंग से। तो मेरा जस्ट कहने का मतलब ये है, इस पैटर्न को देख के आप भी समझ गए होंगे कि आपको जो है चीजें लगभग सारी करनी है। आप किसी भी यूनिट को, किसी भी जो भी इन्होंने कंट्री के दिए हैं सिलेबस के अंदर है, अमेरिकन वगैरह है जो भी है या ब्रिटिश है, या किसी भी चीज को आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपने स्किप कर दिया तो कौन सी वही चीज क्या पता एग्जाम में पूछी मिले और फिर आपको एक और अटेम्प्ट लेना पड़े। तो गाइस वैसे जैसे मैंने कहा ना कि पेपर टफ नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर गाइडेंस से ही तैयार होता है। आप इसको जो है एक प्रॉपर गाइडेंस से, एक स्ट्रेटजी के साथ ही इसको तैयार कर सकते हो, तभी आपसे ये एग्जाम जो है 6 महीने में निकलेगा। अदरवाइज जो है इसके अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट आपको लेने पड़ेंगे। तो मुश्किल नहीं है चीजें, लेकिन वेल प्लान्ड होके ही चीजों को निकाला जा सकता है, इस पेपर को क्लियर किया जा सकता है। तो जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, कुछ मोटा मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊं तो आप जो है क्या आपको ये चीजें क्लियर है या पता है। जैसे या नॉर्मली जो है पिछले 2-3 सालों से जिस राइटर के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जैसे हम ये कहें एक राइटर है टॉड कैचरू, इसके ऊपर रिसेंटली जो है 2-3 साल से एक दो क्वेश्चन जरूर आ रहा है। इसका 3 सर्कल ऑफ इंग्लिश जो है इसका एक वर्क है, उसके कभी ये किसने दिया है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन से शुरू हुआ था, फिर इसकी डिटेल या कुछ और चीजें। तो ये जो है इस राइटर के बारे में, यानी आपको जो है जैसे क्रिटिसिज्म का भी आप टॉपिक करते हो, तो नॉर्मली ये नहीं है कि हम जो है हमारे जो इंडियन क्रिटिक्स है उनकी भी बात करते हैं उनके बारे में। तो आपको पता होगा कि जो इसमें क्रिटिसिज्म में ये नहीं है कि सिर्फ मॉडर्न क्रिटिसिज्म को ही करेंगे हम, जो आपका क्लासिकल क्रिटिसिज्म है वो भी करना होता है आपको, और जो मॉडर्न क्रिटिसिज्म है फॉर लेविस या अदर राइटर है
AI रिचर्ड है, इनको भी करना होता है, और आपके इंडियन क्रिटिक्स हैं उनको भी करना होता है। यानी हर राइटर जो है मिक्स होता है। इंडियन डायस्पोरा है उसको भी करना होगा आपको, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो आपके जो है लिटरेचर के अंदर भी है, जो 4 यूनिट है इनमें भी पूछे जाते हैं, और आपके क्रिटिसिज्म के अंदर भी पूछे जाते हैं। तो जैसे गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्यूस, ये राइटर है, इसके ऊपर भी रिसेंटली 2-3 एग्जाम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोलंबियन राइटर है गाइस, लैटिन अमेरिकन के अंदर आते हैं, तो ये इसके ऊपर भी जो है रिसेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिखाइल बगतिन है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग क्या है। ये सब जो है कुछ पॉइंट हैं जो रिसेंटली एग्जाम में रिपीटेशन पे आ रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग क्या है, मिखाइल बगतिन के ऊपर जो है ये क्रिटिक्स हैं आपके, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, और लगभग ये जो है ऐसा राइटर है जिसके ऊपर बनते ही बनते हैं। बहुत सारे ऐसे राइटर हैं क्रिटिसिज्म के अंदर जो रिपीटेशन होते हैं, लेकिन बुक से रिलेटेड पहले उनके हल्के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उनके थोड़ा सा डेप्थ में चले गए। मिखाइल बगतिन का पावर एंड नॉलेज का जो है एक कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पूछा जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि येल क्रिटिक्स है, येल क्रिटिक्स कौन कौन से थे उनके बारे में कह सकते हैं, और जो है कॉर्पस लिंग्विस्टिक क्या होती है, तो कॉर्पस लिंग्विस्टिक, तो इस टाइप के जो है टर्म क्या आपको पता है, क्या आप उसके लिए तैयार हो। तो गाइस अगर आपको नहीं पता है ये चीजें, तो इन चीजों को पता करो और उस हिसाब से उसको तैयार करो, ताकि आपका जो है जो दिसंबर का एग्जाम है नेट का वो क्लियर हो सके। आप बात करते हैं कि हमें जो हमारा पेपर है, देखो हमें क्या पता चला, सिलेबस पता चल गया है। फिर उसके बाद हमने एनालिसिस किया कि किस पोर्शन में से, किस यूनिट में से कितना जो है एग्जाम में आता है। फिर हमने जो है क्वेश्चन का लेवल की, भाई किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, मैच द फॉलोइंग के अंदर होते हैं, फिर आपके असर रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो ये भी इस तरह टाइप के क्वेश्चन है। अब जो है जो नॉर्मली टर्म मैंने बताई, चीजें बताई हैं, तो आप इनके बारे में आप कितना जानते हो। अब हम जो है ये देखते हैं कि हमारे एग्जाम को क्लियर होने के लिए हमारे पास कितने मार्क्स होने चाहिए, यानी कितने आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, कितने आप लेवल तक पहुंचे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। तो देखो गाइस, वैसे तो कहते हैं कि जो नेट का रिजल्ट है, नेट का रिजल्ट जो है वो 6% आता है, यानी जितने भी स्टूडेंट बैठेंगे उसका 6% निकालेंगे। लेकिन ये कहने की बात है, कभी ये 4% भी देते हैं और कभी जो है 5% भी दे देते हैं। तो जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि ये जो है कंप्लीट कभी भी 6% नहीं देते हैं। तो हमारा जो है स्कोर कितना सेफ रहेगा, किस स्कोर तक हम आए कि हमारा जो है और वो जो एग्जाम क्लियर हो जाए। दूसरी बात ये है कि आप कभी भी एक पेपर पे डिपेंड रह के, यानी आप सिर्फ अपने कंसर्न सब्जेक्ट पे डिपेंड रह के जो कॉमन पेपर को अगर आप अवॉइड कर देते हो तो भी आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अगर आप टोटली कॉमन पेपर पे जो है रहते हो डिपेंड, तो और अगर कंसर्न सब्जेक्ट को छोड़ देते हो तो भी आपका क्लियर नहीं होगा। आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, दोनों साइड से मार्क्स को निकालना पड़ेगा। तो अगर हम ये बात कहें कि भाई जो है हमें कितना स्कोर चाहिए, तो अगर मैं ये कहूँ कि आपका जो पेपर 2 है, पेपर 2 के अंदर जो है आपको 55 to 60 क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा 65 तक जाया नहीं जाता गाइस, या 65 to 70 इतना कोई रेयर ही जो है अटेम्प्ट कर पाता है, क्योंकि लेवल जो है एग्जाम का काफी अच्छा होता है। तो 55 to 60 जो है आपके पास आपके क्वेश्चन होने चाहिए सोल्व। और जो पेपर 1 है, पेपर 1 के अंदर जो है 35 to 40, तो इतना लेना भी आसान नहीं होता है। तो अगर जो है हम ये कहें ओवरऑल को कि कुछ इसमें कम ज्यादा हो जाए, कभी इसमें कुछ कम ज्यादा हो जाए, तो अगर आपका जो है ये कहें कि मार्क्स की बात करें तो 182 जो है 180 to 190, अगर आपके जो है 90 to 95 जो है दोनों पेपर को मिला के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं तो आपका स्कोर जो है यहाँ तक आ जाएगा। यानी ये आपके मार्क्स हैं और जो है ये आपके क्वेश्चन हैं, तो आपको दोनों को मिला के जो है इसको 90 to 95 आपको क्वेश्चन कलेक्ट करने हैं दोनों साइड से, इस तब जाके आपका स्कोर जो है 180 to 90 हो जाएगा। 180 में गाइस थोड़ा सा डाउट रहता है कि क्लियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जितना आप 90 की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल सेफ स्कोर में आ जाते हैं कि आपका एग्जाम जो है क्लियर होगा ही होगा। तो गाइस ये हमारी स्ट्रेटजी थी। अब हमें करना क्या है, आप कितना भी पढ़ लीजिए, थ्योरेटिकल आप कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप जो है मॉक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक जो है आपको अपनी जो रियलिटी है वो नहीं पता चलेगी, एक्चुअल सिचुएशन है उसका नहीं पता चलेगा। तो आपको जो है मॉक टेस्ट करने बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर किसी से डरते हैं ना दुनिया में, तो अपने आप से ही डरते हैं। जब हमारा स्कोर सामने आता है तो हम उससे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको उसको देख के घबराना नहीं है, उसके इंप्रूवमेंट की तरफ चलना है। तो मॉक टेस्ट क्या होता है, इससे आपको क्या बेनिफिट होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि एक तो जो सब्जेक्ट वाइज मिल जाता है, टॉपिक वाइज जो है इसके अंदर क्वेश्चन मिलते हैं, तो वैसी भी सीरीज है इसी के अंदर, और फिर जो है बाद में फुल लेंथ टेस्ट भी होता है। तो कंप्लीट जो है मॉक टेस्ट जो है आपको करने चाहिए, और जो है श्री एकेडमी के ऐप पर भी आपको जो है फुल लेंथ जो है और जो है सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो आपको ये मॉक टेस्ट की सीरीज जो है अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना जो है मतलब मैं ये कहती हूँ कि उतनी ही स्टडी की जरूरत है, उतना ही जो है इंपॉर्टेंस जो है मॉक टेस्ट की है। क्योंकि अगर आप एक तो प्रैक्टिस आप घर पे करके जाएं, एक प्रैक्टिस वहां जाके एग्जाम में बैठे, तो एग्जाम में प्रैक्टिस ही रह जाएगी, वो स्कोर क्लियर नहीं ले पाएंगे और एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। तो मॉक टेस्ट जो है मस्ट है आप लोगों के लिए, इसको जो है आप इग्नोर नहीं कर सकते।
अगर जो है ये उसके लिए है कि भाई आपने पीछे अटेम्प्ट किया है, तैयारी में है और फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, भाई 2 अटेम्प्ट ले चुके हैं, 3 अटेम्प्ट ले चुके हैं, लेकिन आपका क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं जो कमी है वो हमारी जो है प्रैक्टिस की होती है, मॉक टेस्ट की ना करने की वजह होती है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं और आप जो है थोरोली इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे ऐप पे जो है कंप्लीट बैच भी है, लाइव क्लासेस चलती है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हो। तो आज की क्लास में गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।